Hello and welcome. This is part 5 of chapter India's foreign policy. Now in this part we are going to discuss about relationship between India and Russia. So let's begin. India Russia relations during Cold War period. जैसे कि आप जानते हैं यूएसएसआर या सोवियत यूनियन जैसे हम कहते हैं इसका कोलैप्स हुआ था 1991 में। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड या 91 से पहले जिसे आज रशिया के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता था यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के नाम से, ना कि रशिया के नाम से। एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991 रशिया जो कि मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक था यूएसएसआर का, सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर का उत्तराधिकारी माना जाता है। और जो ट्रीटीज पहले यूएसएसआर के साथ डील हुई थी उनको निभाने का दायित्व अब रशिया पर आता है। और इसी के साथ रशिया को वीटो पावर मिल जाती है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि पहले यूएसएसआर के पास थी। तो इस तरह 91 के बाद हम इंडिया एंड रशिया रिलेशंस की बात करेंगे, लेकिन 91 से पहले हम इसे यूएसएसआर कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं इंडिया एंड रशिया रिलेशंस के बारे में। देखिए, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता, लेकिन रसिया की अगर हम बात करें तो रसिया ऐसा कंट्री है जिसने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। आज़ादी के बाद जब भी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो इकोनॉमी में हो, टेक्नोलॉजी में हो, या एनर्जी रिसोर्सेज में हो, या डिफेंस में हो, रसिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। चाहे सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट्स पाकिस्तान से रहा हो या चाइना से रहा हो, रसिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। जैसे के साथ हमारे एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है जो कि बहुत मजबूत है। वर्ल्ड की अगर किसी भी कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया एंड रशिया की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। पॉलिटिकल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग का रास्ता अपनाया, जिसमें 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, और उसको हमने अडॉप्ट किया था यूएसएसआर से। और इन 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हमें हर तरीके की हेल्प की यूएसएसआर ने। तो क्यों यूएसएसआर इतनी हेल्प करना चाहता था हमारी? उसके भी कुछ रीज़न हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड इंडिया ने नॉन अलायंस की पॉलिसी अडॉप्ट की, और हमने डिसाइड किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी, हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हमारी इस पॉलिसी की वजह से यूएसए को हमारा साथ नहीं मिला, तो उसने साथ लिया पाकिस्तान का, ताकि वो अपने एम्बिशन को फुलफ़िल कर सके इन द एशियन रीजन, स्पेसिफिकली वेस्टर्न रीजन में। अफ़गानिस्तान में जो यूएस फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफ़िल करने के लिए अमेरिका को एक कंट्री की आवश्यकता थी इस रीजन में, और चूँकि इंडिया का साथ उसको नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने पाकिस्तान का साथ लिया। अब इस तरह जब यूएस पाकिस्तान अलाइन हो गए, तो अब इस रीजन में यूएसएसआर को भी अपनी पकड़ बनाने के लिए किसी कंट्री की ज़रूरत थी। तो अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया, जबकि इंडिया नॉन अलायंस कंट्री था। इसके बावजूद भी यूएसएसआर ने इंडिया को हर संभव मदद करने का निर्णय लिया। इसके अलावा जब इंडिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर इश्यू पर 1957 में और 1962 में प्रस्ताव लाया गया, तो यूएसएसआर ने यहाँ पर वीटो किया। और सिर्फ 1957 या 62 में ही नहीं, बल्कि 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुई, तब भी यूएसएसआर ने 3 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया टू ब्लॉक अटेम्प्ट टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम इट्स ऑनगोइंग मिलिट्री कैंपेन। तो 1971 के इंडो पाक वार में जो इंडिया की पोजीशन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। भारत की रणनीति थी कि अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को मुक्त कराए। तो इंडिया के इस मिलिट्री कैंपेन को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव लाया गया, जिसे यूएसएसआर ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके पास नहीं होने दिया। तो इस तरह यूएसएसआर ने इंडिया की इसमें हेल्प की। इसके अलावा जब इस वॉर में यूएसए ने पाकिस्तान की हेल्प के लिए अपनी फ़ोर्स भेजी, तो यूएसएसआर ने भी अपनी नेवी फोर्स बे ऑफ बंगाल में भेज दी थी। तो इस तरह यूएसएसआर ने हमारी हेल्प की।
इसके अलावा जब भी कोई प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के फेवर में जाता है तो रसिया विदाउट एनी क्वेश्चन इंडिया को सपोर्ट करता रहा है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसएसआर भारत का एक बड़ा सपोर्टर है। इसके अलावा 1962 के इंडो चाइना वार में भी यूएसएसआर न्यूट्रल रहा, जबकि यूएसएसआर और चाइना के बहुत क्लोजेस्ट रिलेशंस थे। दोनों ही कंट्री में कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। इसके बावजूद 1962 वॉर में यूएसएसआर ने न्यूट्रल रहकर इंडिया की हेल्प की। इसके अलावा 1965 वॉर में, जिसमें हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, इस वॉर के बाद जो शांति समझौता हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, वो भी यूएसएसआर के मीडिएशन से हुआ था। और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था ताशकंद में। ताशकंद एट प्रेजेंट उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, लेकिन उस समय ताशकंद यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो इस तरह ताशकंद में ये समझौता साइन हुआ था, जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जो कि पीएम थे उस समय, वे ताशकंद गए थे। और इस समझौते के बाद, जो कि 10 जनवरी 1966 को साइन हुआ, उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है ताशकंद में हार्ट अटैक की वजह से। इसके बाद 1971 की वॉर के बाद हमने सोवियत यूनियन से 20 ईयर फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की, जिसका एक इम्पोर्टेंट क्लोज था कि अगर दोनों में से किसी भी एक कंट्री पर अटैक होता है तो उसे दोनों कंट्री पर हमला माना जाएगा। तो इस तरह ये एक तरह से मिलिट्री पैक्ट था, जिसकी वजह से इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया गया कि इंडिया ने नॉन अलायंस का रास्ता छोड़ दिया है और वो यूएसएसआर जो पावर ब्लॉक था उसका एलाई हो गया है। लेकिन भारत को ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए करना ज़रूरी था। हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये ट्रीटी साइन की थी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को यूएस का पूरा सपोर्ट मिल रहा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये ट्रीटी साइन भारत को करनी पड़ी। तो ये था पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में। तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, यूएसएसआर ने हमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ के लिए। स्टील प्लांट जैसे भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम में ये सभी जो है सोवियत असिस्टेंस से बने। हैवी मशीनरी प्लांट लाइक भेल, डेट इज़ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, या फिर एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ओएनजीसी, ये सभी सोवियत हेल्प से इस्टेब्लिश हुए थे। इसके अलावा जब भी हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज शॉर्ट हुआ तो यूएसएसआर ने हमेशा इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट किया है। इवन आज भी रसिया इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा मिलिट्री एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को हम देखें तो इसरो की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी, क्योंकि तब हमारे पास लॉन्च करने की फैसिलिटी नहीं थी। राकेश शर्मा became the first Indian in space in 1984. He flew aboard the Soviet spacecraft Soyuz. तो जो हमारा टाई अप है उनसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। In 1991 about 70% of Indian Army's armaments, 80% of its air force systems and 85% of its naval platforms were of Soviet origin. तो जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस हार्डवेयर हैं, उनका मेन सप्लायर सोवियत यूनियन रहा है और अभी भी डिफेंस में लार्ज स्केल पर सप्लाई रसिया से होती है। तो अब हम देखते हैं इंडिया एंड रसिया रिलेशनशिप इन 21st सेंचुरी। तो 1991 में दो चीज़ें हुई थी। एक तो इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई और दूसरे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो रिपब्लिक्स थे सोवियत यूनियन के, उनमें काफ़ी उथल पुथल का माहौल रहा और इन्हें संभलने में करीब 10 साल का समय लग गया। तो इन 10 साल के समय में, और चूंकि भारत ने भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का प्रोसेस अपना लिया था, तो इन 10 सालों में इंडिया एंड रसिया की रिलेशनशिप स्थिरता वाली रही, उसमें कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ। और इस पीरियड में यूएसए से हमारी रिलेशनशिप बहुत तेज़ी के साथ डेवलप होती है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। और जब 2000 में व्लादिमीर पुतिन रसिया के प्रेसिडेंट बनते हैं तो एक बार फिर हमारे रिलेशन रसिया के साथ डेवलप होते हैं आफ्टर ए डिकेड।
जो स्टेगनेशन आ गया था दोनों कंट्रीज़ के बीच, उसके बाद रिलेशंस की शुरुआत फिर से होती है। अब हम देखते हैं ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रसिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड रसिया, एंड रसिया इज इन्वेस्टिंग ए लॉट इन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स। तो इसमें इन्वेस्टमेंट इस तरह से है कि हम जॉइंट इन्फोसाइज कर रहे हैं, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया में होगी और टेक्निकल असिस्टेंस हम रसिया से लेंगे। तो इन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंस रसिया कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू कंट्रीज सेट ए टारगेट ऑफ $30 बिलियन बाय 2025। तो ये इन्वेस्टमेंट टारगेट सेट किया गया था कि हम $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एक दूसरी कंट्री में करेंगे बाय 2025, बट द गोल वाज रीच्ड बाय 2017, और ये टारगेट $30 बिलियन का 2017 में ही पूरा हो गया था। उसके बाद न्यू टारगेट बनाया गया जिसमें $50 बिलियन का टारगेट रखा गया बाय 2025। तो इस तरह अब इसे इंक्रीज़ करके $50 बिलियन का टारगेट रखा गया, जो कि दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशनशिप में एक बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट इज डिफेंस। डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस इज ए कोर एरिया ऑफ रिलेशनशिप एंड वी आर मूविंग एज बायर सेलर। देखिए, पहले क्या था कि जितने भी इक्विपमेंट्स थे डिफेंस के, हम उन्हें रसिया से इंपोर्ट करते थे, बट अब अनदर मॉडल पर फोकस किया जा रहा है जिसमें जॉइंट रिसर्च, डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन पर जोर दिया गया है। अभी जैसे कि हमने बात की कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में किया जाए, जिसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, जॉइंट रिसर्च, डिज़ाइन अदर कंट्रीज़ के साथ की जाए। एंड इंडिया इज़ द सेकंड बिगेस्ट मार्केट फॉर रशियन डिफेंस इंडस्ट्री। भारत रसिया डिफेंस इंडस्ट्री के लिए दूसरा बड़ा बाज़ार है। इन 2017 68% ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री हार्डवेयर, जो 68% ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे वो हमने रसिया से इंपोर्ट किए। इसके अलावा बहुत से जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम्स हैं इंडिया एंड रसिया के बीच, जिसमें कुछ तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है, सुखोई है, KA-226T ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, नेवल फ्रिगेट्स, जिसमें 4 नेवल फ्रिगेट्स हमने रसिया से लेने की डील की है। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील, जो कि कार्सा को इग्नोर करते हुए इंडिया ने ये डील रसिया के साथ की है। कार्सा के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 4 में। कार्सा एक एक्ट है जिसे US ने पास किया है। इसमें US ने ये कहा है कि जो कंट्री रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ कोई डील करती है, US उस पर प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन इंडिया ने इस एक्ट को इग्नोर करते हुए रसिया से ये डील की है। तो इस तरह ये इस बात को दर्शाता है कि हम US के साथ अपनी रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमने रसिया को इग्नोर नहीं किया है, और रसिया पहले की तरह ही भारत का एक अच्छा फ्रेंड है। साइंस एंड एनर्जी में अगर हम देखें तो साइंस में इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन, जिसे ILTP शॉर्ट में कहा जाता है। एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हुई है, जिसमें 12 न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन में रसिया ने असिस्ट किया है, और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट तेज़ी के साथ बढ़ा है, जिसमें $15 बिलियन तक 2020 में पहुंचने की उम्मीद की गई है। कार्सा, जिसमें US ने ये कहा कि ईरान से ऑयल या एनर्जी में डील जो कंट्री करेगा उस पर हम सेंक्शंस लगाएंगे। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में ईरान की जगह भारत अब रसिया को एक न्यू सोर्स के रूप में देख रहा है, और रसिया में ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर में अपनी डील बढ़ा रहा है। कल्चर की अगर हम बात करें तो इंडिया रसिया हिस्टोरिकली इंजॉयड टाइज इन द कल्चर। बहुत लॉन्ग टर्म कल्चर
और स्कॉलरली एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया और रसिया के बीच में। एंड कल्चरली इंडिया की मूवीज़ एक्टर्स बहुत पॉपुलर रहे हैं यूएसएसआर में। और जब गोर्बाचेव प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर में और इंडिया में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वे स्कूल्स में भी कल्चरल प्रोग्राम्स शेयर करते थे और बहुत से आर्टिस्ट एक दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे, प्रोग्राम्स परफॉर्म करते थे। तो इस तरह कल्चरल रिलेशनशिप बहुत मजबूत रही है इंडिया एंड रसिया की। तो इस पार्ट में इतना ही, ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, जो आपके सिलेबस के हिसाब से सफिशिएंट होना चाहिए। फॉरेन अफेयर डे टू डे चेंज होते रहते हैं, कोई नई चीज़ हमें देखने सुनने को मिलती है, तो आप खुद को अपडेट रखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ चैनल्स देखिए। इस वीडियो में जितना करंट का कंटेंट ऐड हो सकता था उसकी पूरी कोशिश की है। इसके अलावा आप खुद को और अच्छे से अपडेट रखिए फॉर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड इजराइल रिलेशंस के बारे में। गिव मी योर फीडबैक in comment section. Keep study, take care. Thanks for watching. Bye bye.